आज की कहानी का शीर्षक है किसान और चींटी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह एक किसान था और उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए फसलें उगाता था। वह एक मेहनती आदमी था और लंबे समय तक अपने खेतों की देखभाल करता था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा और आदमी की फसल मुरझाने और मरने लगी। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह जानता था कि उसके पास सर्दियों में अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। एक दिन उसने अपना दिमाग साफ करने के लिए टहलने का फैसला किया और सोचा कि वह क्या कर सकता है। जब वह चल रहा था तो उसे एक बड़ी चट्टान मिली। उसके रास्ते में बाधा बन रही थी। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। हार मानकर वह आदमी चट्टान के पास बैठ गया और रोने लगा। जब वह वहाँ बैठा तो उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी ज़मीन पर रेंग रही है। चींटी भोजन का एक बड़ा टुकड़ा ले जा रही थी, जो उसके अपने शरीर से बहुत बड़ा था। आदमी चींटी की ताकत और दृढ़ संकल्प पर चकित था। उसने चींटी को चट्टान पर चढ़ते हुए देखा और अपनी यात्रा जारी रखी। चींटी की दृढ़ता से प्रेरित होकर वह आदमी उठा और चट्टान को फिर से हिलाने की कोशिश की। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दी और चट्टान को रास्ते से हटाने में सफल रहा। उन्होंने महसूस किया कि अगर एक छोटी सी चींटी इतनी बड़ी चीज़ को हिला सकती है, तो वह अपनी चुनौतियों और बाधाओं को दूर कर सकता है। वह आदमी नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने खेतों में लौट आया। उसने पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत की और सूखे किए बावजूद फसल उगाने के नए तरीके खोजे। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम था और बाज़ार में बेचने के लिए कुछ बचा भी था। साल बीतते गए और वह आदमी इस क्षेत्र के सबसे सफल किसानों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। वह चींटी से सीखी सीख को कभी नहीं भूला और कड़ी मेहनत करता रहा और दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं को पार करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक यह है कि सबसे छोटी जीव भी हमें दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के बारे में मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं। चुनौती कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, हम कड़ी मेहनत और कभी हार ना मानने वाले रवैये से इसे पार कर सकते हैं। एक वन में एक पेड़ की खोह में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे, जिन पर फल और बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उसी पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चकोर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फल और बीज चुगकर जीवन गुजार रहा था। दूसरे ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं। उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं। कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो।
दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल ही वह दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज का स्वाद चखकर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कोंपले खाई। उसे वह अति स्वादिष्ट लगी। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि खाकर तृप्त होकर वहीं आंखें मूंदकर सो गया। इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा, रोज खाता पीता और सो जाता। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि घर लौटना चाहिए। इसी बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। इस इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा लिया और वहां रहने लगा। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। यह मेरा घर है। चकोर गुस्से से फट पड़ा। 7 दिन? भाई, मैं इस खोह में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास के पंछी या चौपाए से पूछ ले। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, यह खोह खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से पूछता फिरूं? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो इसका यह मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तू क्या कर लेगा? यह घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवर के पास गया। सबने दिखावे की हूँ की, परंतु ठोस रूप से कोई सहायता करने सामने नहीं आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर खोह छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे आ निकले। वहाँ उन्हें जप तप में मग्न एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृग छाल पर बैठी वह पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर और खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा? खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं? चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यही थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फांसने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चकोर और खरगोश पर और प्रभाव डालने के लिए वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर ने
उसके निकट आकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई, हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो, उसने उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ तुम्हारा झगड़ा क्या है? चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर रोका और बोली, बच्चों, मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमज़ोर है, इसीलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरी कानों में ज़ोर से अपनी अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। जय श्री राम। वे दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सके। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने मियाऊं की आवाज़ लगाई और एक ही झपटे में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। एक पर्वत के समीप बिल में मंदविष नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे के मार से मंदविष का शरीर कमज़ोर पड़ गया था। उसके विस्तंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साये से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविष इसी सोच में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। उस सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज चलता था। मंदविष वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविष ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका, तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविष विनम्र स्वर में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पाप को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया है? मंदविष ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाव बस मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक के मृत्यु के कारण मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्णा के रूप ही होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविष की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। भला
सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ है? मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविस की बात सुनाई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करें, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविस से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदविस की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविस ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविस के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविस सबसे पीछे वाले मेंढक को गप करके खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविस की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह गप से खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविस को मेंढकों को यहाँ वहाँ सैर कराते हुए देख लिया। बाद में उसने मंदविस को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सर्प जाति का नाक कटवा रहे हो? मंदविस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविस के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता ना लगता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते ही नहीं थे, जो गिनती द्वारा सारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदविस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ तक कि बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झील में जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते, वह यही सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविस की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला ही रह गया हूँ। मैं अकेले कैसे रहूँगा? मंदविस मुस्कुराया, राजन, आप चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविस ने मेंढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेंढक पहुंच गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना ही है। उम्मीद है दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाते हुए जाएं, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।